कोई भी कंपनी कितने प्रकार से कैपिटल यानी कि जो पैसा है वो रेज कर सकती है अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ज्यादा ग्रोथ के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट लाइन में इंट्रोड्यूस करने के लिए। कैसे, कौन कौन से वो मेथड है जिससे कंपनी पैसे रेज कर सकती है। दूसरा, क्या कंपनी के पास ज्यादा कैश होना एक दिक्कत वाली बात है? क्यों एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स कभी कभी इसको एक नेगेटिव इंडिकेशन के तौर पे समझते हैं कि अगर कंपनी के पास बहुत ज्यादा कैश है तो उससे क्या नेगेटिव एडवांटेज कंपनी को हो सकता है। इसके बाद तीसरी चीज जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे वो होगा कि बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चल सकता है। बैलेंस शीट में एग्जैक्टली हमें कौन सी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी और उसको प्रैक्टिकलिटी में फंडामेंटल एनालिसिस के दौरान हम उसको किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। ये सभी चीजें और बहुत कुछ हम आज विस्तार में इस फंडामेंटल एनालिसिस के 16th वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार, आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। मैं शुभम बिष्ट स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है TYSM स्टॉक इन्फो। आज हम बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में भी समझेंगे और कैश, कंपनी का और कैश का जो रिलेशन है ये भी हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कंपनी के कैश के साथ। कंपनी के पास अगर बहुत ज्यादा कैश है तो ये तो अच्छी बात है ना। हम सभी इन्वेस्टर्स, हम सभी एनालिस्ट, हम सभी लोग जो कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की रुचि रखते हैं, अगर हम नॉर्मली सोचें तो जाहिर सी बात है कि अगर कंपनी के पास कैश ज्यादा है तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या होंगे। कंपनी को अगर न्यू एक्विजिशंस करनी होगी, मान के चलिए उसी इंडस्ट्री के अंदर जो अलग अलग कंपनीज है उनमें से किसी को परचेज करना है, किसी को एक्वायर कर लेना है, तो उसके लिए कैश का रिक्वायरमेंट हो सकता है, तो वो अच्छी बात है। दूसरा, अगर कंपनी को कोई न्यू प्रोडक्ट लाइन में इंट्रोड्यूस होना है, कुछ नए प्रोडक्ट्स निकालने हैं, तो वहां कैश का रिक्वायरमेंट पड़ सकता है, वो भी अच्छी बात है। तीसरा, अगर कंपनी का डेप्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उसको कंपनी को रीपे करना है तो वहां पर भी कैश काम आ सकता है। तो कैश तो हर जगह बिजनेस में काम आना ही चाहिए, वो तो आएगा ही। लेकिन ज्यादा कैश होने से कंपनी में क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुड यूज ऑफ कैश। कैश का अच्छा यूज क्या है, जैसे हमने अभी 3 पॉइंट समझे। इसी के अलावा जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है, ऐसी इंडस्ट्री जो कि बल्कि इंडस्ट्री है जहां पर कैश का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम चल ही नहीं सकता। जैसे कि साइक्लिकल इंडस्ट्री जो होती है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो कि कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, तो इन कंपनीज में कैश का रिक्वायरमेंट तो जाहिर सी बात है होता ही है। क्यों? क्योंकि उनको हो सकता है अपने इक्विपमेंट्स को वापस से रिपेयर करना हो या फिर इक्विपमेंट्स में कुछ नए चेंजेस लाने हो, नए इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा सकती है क्योंकि बहुत मिलियंस में वहां पर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। अगर आपने हमारा रिसेंट वीडियो देखा है तो वहां पर हमने पॉलीमेड के बारे में एक डिटेल बिजनेस मॉडल स्टडी किया था। तो पॉलीमेड कंपनी दिन भर के 1 डे में 3 मिलियन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, 30 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स को एक दिन में बनाती है। तो ऐसी कंपनीज को कैश का बहुत रिक्वायरमेंट होता है और ये मैंडेटरी है, क्योंकि अगर साइक्लिकल डाउनटर्न में उनको कैश की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो जाहिर सी बात है कि उन्हें कैश चाहिए ही होगा। तो इसीलिए कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में कैश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद अब बात करें कि कैश की डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। अगर कंपनी के पास बहुत सारा कैश है, मान के चलिए कंपनी की कुछ सालों से जो बैलेंस शीट आ रही है उसमें कैश, जो रिजर्व कैश है, वही एक चीज है जो हाईलाइटिंग है, बाकी कोई भी फैक्टर्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। तो इसका क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, या फिर जो एनालिस्ट है, जो क्रेडिटर्स है, जो देनदार है, जो पैसा देते हैं कंपनी को, या क्रेडिटर्स एनालिस्ट हो गए जो कि समझते हैं किसी कंपनी के बारे में, तो वो क्या चीज इससे एनालाइज करते हैं वो हम अभी जानने वाले हैं। ध्यान से सुनिए इस कंसेप्ट को, बहुत मजेदार चीज है। डिसएडवांटेजेस कैश के ये होते हैं कि अगर कंपनी का कैश बढ़ता जा रहा है, हर साल कंपनी का कैश इंप्रूव हो रहा है और वही एक अच्छी बात है, बाकी और कंपनी में कुछ भी इंप्रूवमेंट्स नहीं आ रहे हैं, कंपनी प्रोडक्ट लाइंस में इंट्रोड्यूस नहीं कर रही है, कंपनी अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में नहीं जा रही है, कंपनी डिजिटलाइजेशन की तरफ ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, कंपनी न्यू एक्विजिशंस भी नहीं कर रही है। अगर ये सभी पॉइंट्स हो रहे हैं तो एनालिस्ट ये समझते हैं, या एक इंडिकेशन आपके माइंड में भी आ रहा है कि मैं अपने घर में पैसा जमा करते जा रहा हूं लेकिन मैं इंप्रूव नहीं हो रहा हूं, यानी कि मैं न्यू स्ट्रैटेजीज को, न्यू अपॉर्चुनिटीज को एक्वायर नहीं कर रहा हूं। तो ये एक इंडिकेशन आता है कि
पैसे से पैसा कंपनी नहीं बना पा रही है, कंपनी को न्यू अपॉर्चुनिटीज में इंडल्ज होने के लिए या फिर नई स्ट्रैटेजीज कह लीजिए, नए स्ट्रैटेजीज में कदम रखने के लिए कंपनीज को मौका नहीं मिल पा रहा है या कंपनी नहीं समझ पा रही है कि इस पैसे का कैसे इस्तेमाल करें। तो वो एक नेगेटिव डिसएडवांटेज आप कह लीजिए जो इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई ये कंपनी का कैश मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। दूसरा, अगर कैश ज्यादा बढ़ जाता है तो कंपनी के जो खर्चे हैं, कंपनी के इनएडिक्वेट खर्चे जो नहीं होने चाहिए वैसे खर्चे भी एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। और अगर ऐसा आपको एक्सपेंसेस देखने में मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, पीएनएल स्टेटमेंट जिसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, अगर आपको पीएनएल स्टेटमेंट में कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं जो कि इनएडिक्वेट एक्सपेंसेस है, जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन क्योंकि कैश ज्यादा है इसीलिए ये खर्चे बढ़ रहे हैं, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट एनालिस्ट पढ़ लेते हैं। आपको भी जब आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करेंगे या जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो आप भी इस चीज को माइंड में रख सकते हैं। तीसरी बात, अगर खर्चे बढ़ जाते हैं तो जो मैनेजमेंट टीम है, कंपनी की जो मैनेजमेंट टीम है, उनका विलिंगनेस नहीं रहता, उनके अंदर से जिज्ञासा नहीं होती कि हम इस खर्चे को, जो एक्सपेंस है उसको कम करें। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि ज्यादा कैश दिलवा देता है। चौथा पॉइंट जो होता है कि मैनेजमेंट के सर से जो प्रेशर है वो हट जाता है, एक आगे बढ़ने की उम्मीद, ज्यादा इंप्रूव करने की उम्मीद हट जाती है और ये एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है कंपनी के लिए, जो कि इन्वेस्टर्स को पहले से ही भनक लग जानी चाहिए। कंपनी की बैलेंस शीट देखकर, पीएनएल स्टेटमेंट देखकर, कंपनी का कैश फ्लो देखकर, कंपनी का रिजर्व्ड कैश देखकर पहले से ही इन्वेस्टर्स को और सभी एनालिस्ट को ये भनक लग जानी चाहिए कि क्या कंपनी इस तरह से डिमोटिवेट तो नहीं हो रही है, ज्यादा कैश कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट तो नहीं बन रहा है। ये हम सभी को देखना होता है। अब इन्हीं डिसएडवांटेजेस में से कंपनी ऐसा भी कह सकती है कि ये जो कैश है ये हम अपना एम्पायर बिल्ड करने के लिए यूज करेंगे। मैनेजमेंट ऐसा भी कह सकता है कि हम आगे जाके एक्विजिशंस करने वाले हैं या फिर हमें आगे बहुत एक्सपेंसेस होने वाले हैं, हमें अपनी मशीनरीज को इंप्रूव करना है, बहुत काम है। ऐसा भी कहीं आपको एनुअल रिपोर्ट में किसी के स्टेटमेंट में देख सकता है। तो क्या ये सच है? हम कैसे जाने? एज एन इन्वेस्टर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी सच कह रही है या फिर झूठ? हमें ये चीज बैलेंस शीट से या बाकी रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि जहां पर आप रिजर्व कैश देखेंगे वहीं पर आपको ये चेक करना है कि क्या कंपनी का रीस्ट्रक्चरिंग रिजर्व और कंपनी के स्ट्रेटेजिक रिजर्व में कुछ अमाउंट है कि नहीं। क्योंकि स्ट्रेटेजिक अमाउंट, स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो आपको ये बता देगा कि आगे जाके कंपनी क्या कोई एक्विजिशंस करने वाली है, क्या स्ट्रेटेजीज के लिए कुछ रिजर्व रखा गया है या नहीं। दूसरा, रीस्ट्रक्चरिंग के लिए क्या कुछ रिजर्व रखा गया है कि नहीं। ये जो दो अमाउंट है, ये जो दो फिगर्स है, ये आपको बता देंगे कि क्या ये रिजर्व कैश सीरियसली एक्विजिशंस के लिए है या रीस्ट्रक्चरिंग के लिए है, या फिर जस्ट कंपनी झूठ बोल रही है या कंपनी को कहीं और कैश यूज करना है, या फिर उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी सामने दिखाई नहीं दे रही है, या उनके पास टाइम नहीं है कि वो उस कैश को कैसे यूज करें, उसकी वो प्लानिंग कर पाए। ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ज्यादा कैश होना भी दिक्कत है और कम कैश होना तो दिक्कत है ही। तो ये आप बैलेंस शीट में से और सभी चीजें विस्तार में फंडामेंटल एनालिसिस के दौरान समझ सकते हैं। अब हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे जो हमारा आज का सेकंड टॉपिक है, बैलेंस शीट और पीएनएल स्टेटमेंट से आप क्या क्या समझ सकते हैं। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तीनों किसी भी कंपनी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से होते हैं। ये तीन ही ऐसे स्टेटमेंट हैं जिसे इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, एनालिस्ट, हम सभी लोग विस्तार में समझने की पूरी कोशिश करते हैं। जितने मैक्सिमम पॉइंट्स, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हम इन बैलेंस शीट से या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ले सके, हम वो लेने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन किसी कंपनी के लिए बुरा ना जाए, हमें आगे जाके लॉस ना हो, हम सभी चीजें ध्यान से समझ पाए। बैलेंस शीट हमें क्या बताता है? बैलेंस शीट के अंदर हमें कंपनी के एसेट्स, कंपनी की लायबिलिटीज और कंपनी का शेयर होल्डर इक्विटी के बारे में पूरी डिटेल्स मिल जाती है। कंपनी अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज कर रही है। बैलेंस शीट हमें यह भी बताता है कि हमें कंपनी से कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाला है। बैलेंस शीट हमें यह भी बताता है कि कंपनी का जो फाइनेंस है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से मैनेज्ड है, कैसे कंपनी ने अपने कैपिटल को स्ट्रक्चर किया हुआ है। बैलेंस शीट हमें यह भी बताता है। डिटेल में हम ये समझ सकते हैं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अपने रिसोर्सेज को कितना इफेक्टिवली यूज कर रहा है।
एसेट्स यानी कि वो चीजें जिससे कंपनी को पैसा आता है। लायबिलिटीज यानी कि कंपनी ने खरीद के रख दिया है लेकिन उससे कोई भी पैसा नहीं आ रहा है। और शेयर होल्डर इक्विटी तो आप समझते हैं, जो शेयर धारकों ने, जो हम इन्वेस्टर्स ने पैसा कंपनी में लगाया है, उसका कंपनी कितने अच्छे तरीके से यूज कर रही है, कहां कहां पे वो पैसा यूज हो रहा है, वो होता है शेयर होल्डर इक्विटी। अब एसेट्स के अंदर, एसेट कॉलम में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी वो हम बात करेंगे। सबसे पहला कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, यानी कि कंपनी के पास अभी इस दौरान कितना कैश है वो आपको वहां पर मिल जाएगा। इसी के बाद कंपनी में अभी ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स कितने हैं वो आपको दिख जाएंगे। और उसी के अलावा कंपनी की शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में कितना पैसा है वो भी आपको फिगर वहां पर नजर आ जाएंगे। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपको कंपनी का कैश और सबसे लिक्विड एसेट्स, जो मोस्ट लिक्विड एसेट्स है वो कंपनी के पास अभी कितने हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। सेकेंड, कंपनी के पास इन्वेंट्री कितनी है, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि अभी तक सेल नहीं हुए हैं और सेल होने की कंडीशन में है, कंपनी की इन्वेंट्री, गुड्स कितने हैं कंपनी के पास, वो आपको वहां पर मिल जाएगी। इसी के अलावा मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इक्विटी एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट कंपनी के पास कितने हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज कितनी है, वो आपको वहां पर अमाउंट नजर आ जाएगी। और इसी के अलावा चौथा आता है रिसीवेबल्स, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल्स, वो पैसा जो कस्टमर कंपनी को देने वाले हैं, जो कंपनी के जो कस्टमर थे जिन्होंने ऑलरेडी प्रोडक्ट ले लिया है लेकिन अभी तक पैसा नहीं दिया है, वो पैसा आने वाला है, तो वो रिसीवेबल्स सेक्शन में हमें अमाउंट दिखता है कि कितना पैसा अभी कंपनी को रिसीव होने वाला है। तो ये चार चीजें आपको नजर आएंगी कंपनी के एसेट्स में। लायबिलिटीज की बात करें तो कंपनी की लायबिलिटीज में वो पैसा नजर आता है जैसे कि डेब्ट, डेब्ट के अलावा कंपनी ने अभी कितना डेब्ट लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डेब्ट, वो आपको डेब्ट में नजर आएंगे। उसके बाद कंपनी का पेबल कितना है, कंपनी अभी कितना लायबल है कि उसे पे करना है, जैसे कि डिविडेंड अमाउंट उसको पे करना है, वेजेस तनख्वाह पे करनी है जो लोग काम कर रहे हैं, तो ये पेबल्स में आता है। तीसरा, कंपनी के ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस यानी कि रेंट का खर्चा, टैक्स का खर्चा, यूटिलिटीज का खर्चा, ये सब ओवरहेड एक्सपेंसेस होता है जो कंपनी के हर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कंपनी को पे करना ही करना होता है, तो ये कंपनी की लायबिलिटीज हो जाती है। तीसरा, शेयर होल्डर्स इक्विटी, जो आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलेगी। शेयर होल्डर इक्विटी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में एक चीज बताती है। इसी के अलावा कंपनी की नेट वैल्यू कितनी है, अगर सभी एसेट्स को बेच दें और सभी लायबिलिटीज को चुका दें तो कितना पैसा बचने वाला है, वो शेयर होल्डर इक्विटी के तौर पे बताते हैं। और इसी में आपको ये भी पता चल जाएगा कि कंपनी की जो हेल्थ है, फाइनेंशियली कितनी लायबल है कंपनी और आगे डिसीजंस लेने के लिए या फिर कैपिटल रेज करने के लिए, तो वो आपको शेयर होल्डर इक्विटी बता देगा। ऐसा पैसा जो कि रिटेन्ड अर्निंग से आता है, जो कि बाद में कंपनी को मिलता है, जो कि डिविडेंड्स में इस्तेमाल नहीं हुआ है, डिविडेंड्स जब दिया गया था तो उसमें ये इनकम जो बाद में आती है, रिसीवेबल्स वाली जो इनकम होती है, जैसे रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं, तो रिटेन्ड अर्निंग्स को भी हम शेयर होल्डर इक्विटी में ही दिखाते हैं। शेयर होल्डर इक्विटी के ही कॉलम में रिटेन्ड अर्निंग्स नाम का भी एक कॉलम होता है। रिटेन्ड अर्निंग्स वो अर्निंग्स होती है जो कि डिविडेंड्स में कंसीडर नहीं करी गई है क्योंकि वो बाद में आई है, और रिटेन्ड अर्निंग्स को कंपनी अपने डेब्ट्स को चुकाने के लिए या फिर न्यू एक्सपेंडिचर के लिए, नए खर्चे जैसे कि प्रोडक्ट लाइन में इंट्रोड्यूस करना या फिर और एक्विजिशंस करना, उसमें कंपनी उस पैसे को यूज कर लेती है। तो ये था आपका बैलेंस शीट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, जैसे कि हमने पिछले कई सारे वीडियोस में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनीज का स्टडी किया, डिफरेंट कंपनीज का, जैसे कि हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड, पॉलीमेड केयर, ये सभी कंपनीज का हमने P&L स्टेटमेंट स्टडी किया था। तो वहां पर हमने देखा कि कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितने हुए हैं वो हमें वहां दिख जाता है, कंपनी ने कितना रेवेन्यू कमाया, दूसरा कंपनी का कितना नेट प्रॉफिट हुआ, तीसरा कंपनी के कितने एक्सपेंस हुए, कहां कहां पर हुए, कौन कौन से क्षेत्र में कंपनी ने एक्सपेंस किया, कितना एक्सपेंस किया, और एट दी एंड बॉटम में अगर हम देखते हैं, बॉटम लाइन अगर हम चेक करते हैं तो नेट प्रॉफिट कंपनी को कितना हुआ, ये सभी चीजें मेंशन होती है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी को ज्यादा बिक्री से या फिर कम एक्सपेंसेस से कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है। अगर कंपनी ने ज्यादा सेल्स करी है, रेवेन्यू ज्यादा किया है, तो क्या कंपनी को प्रॉफिट हो पा रहा है, क्या कंपनी कम खर्चे करके प्रॉफिट कर पा रही है, ये सभी चीजें हम डिपिक्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। तो ये था आपका बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का अंडरस्टैंडिंग। इसी के अलावा आपको दो चीजें और समझ में आएंगी, ट्रायल शीट और बैलेंस शीट। इन दोनों में क्या फर्क होता है? ट्रायल शीट सबसे पहले अकाउंटिंग में दी जाती है, लेकिन इसको पब्लिक, हम जैसे इन्वेस्टर्स तक नहीं पहुंचाया जाता है, इसको बाहर एडवर्टाइज नहीं करते, ये सिर्फ कंपनी के अकाउंटिंग के लिए होता है। बट ट्रायल शीट में जो फिगर्स होती है उसी को स्टडी करके बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS, या फिर आप गैप ले लीजिए, जनरल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। इनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट को बनाया जाता है। बैलेंस शीट में आपका वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ट्रायल शीट में नहीं होती है। और ट्रायल शीट में कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि जनरल लेजर अकाउंट डिटेल्स, जो कि बैलेंस शीट में नहीं होती है। तो ट्रायल शीट का पूरा डेटा स्टडी करके, अच्छे से एनालाइज करके बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि डेब्ट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होता है, कैसे कंपनी पैसा रेज करती है। सबसे पहले ये आपको समझना होगा कि कंपनी पैसा रेज करती क्यों है। कंपनी को अगर एक्सपैंड करना है, कंपनी को ज्यादातर अलग अलग देशों में, या फिर अपने डेब्ट को डिक्रीज करना है, या फिर न्यू प्रोडक्ट लाइन में इंट्रोड्यूस करना है, या किसी भी तरह से कंपनी ज्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहती है क्योंकि उसे आगे फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है, तो उस केस में कंपनी कैपिटल एक्सपेंड करना चाहती है, कैपिटल को वो रेज करती है। अब यही कैपिटल को रेज करने के तीन प्रकार होते हैं। पहला, या तो कंपनी डेब्ट फाइनेंसिंग कर सकती है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। दूसरा, या तो कंपनी इक्विटी फाइनेंसिंग कर सकती है, या तीसरा, वो डेब्ट और इक्विटी को मिलाकर कुछ एक हाइब्रिड फाइनेंसिंग कर सकती है। सबसे पहले हम समझते हैं डेब्ट फाइनेंसिंग के बारे में। क्या होता है डेब्ट फाइनेंसिंग? जैसे ये नाम ही बता रहा है, कर्जा लेना, कर्जा लेकर फाइनेंस करना, यानी कि डेब्ट लेती है कंपनी और यहां पर बॉन्ड्स इशू करती है, या फिर टी बिल्स इशू करती है, ट्रेजरी बिल्स जिसको कहते हैं, या फिर नोट्स को इशू करती है। अब ये चीजें क्या होती है, बॉन्ड क्या होता है? अगर कंपनी बॉन्ड इशू करती है, मान लीजिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी निकलते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज भी बॉन्ड्स निकालती है, और ऐसी कंपनीज जो स्मॉल है लेकिन वो स्टार्टअप के तौर पर कुछ एक नया विजन लेके आई है और उसे कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो वो कंपनीज भी कभी कभी बॉन्ड्स इशू करती है। बॉन्ड्स क्या होता है? बॉन्ड्स एक ऐसी चीज है जिसमें पहले पैसा लिया जाता है इन्वेस्टर से, अलग अलग लोगों से पैसा इकट्ठा होता है, कर्जा लिया जाता है, और उस कर्जे के बेसिस पे उन्हें एक इंटरेस्ट देते हैं जिसे कूपन पेमेंट कहा जाता है। इंटरेस्ट पेमेंट उनको मिलता है एनुअली, या फिर कोई भी एक सेट पीरियड ऑफ टाइम में उनको उस अमाउंट पे इंटरेस्ट भी मिलने वाला है, और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जिसको मैच्योरिटी डेट कहते हैं, उस मैच्योरिटी डेट पे उनको उनका दिया गया पैसा वापस कंपनी कर देगी। वो मैच्योरिटी डेट भी कंपनी बताती है। तो पहले तो उनसे पैसा लिया, जिससे पैसा लिया अब वो इन्वेस्टर नहीं होके वो क्रेडिटर कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने पैसा दे दिया है। जो पैसा लेता है वो डेब्टर कहलाता है, जो पैसा देता है वो क्रेडिटर कहलाता है। तो बॉन्ड्स कंपनी इशू करती है जिससे वो पैसा रेज हो पाए। बॉन्ड्स में कंपनी को अपनी हिस्सेदारी, अपने शेयर्स नहीं देने होते, लेकिन कर्जा लेने पे कंपनी को उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ये डेब्ट फाइनेंसिंग, इसको कहते हैं डेब्ट फाइनेंसिंग। जब कंपनी बॉन्ड इशू करती है, बॉन्ड इशू करने पे कंपनी ये बताती है कि हमें कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, आप अगर उतना पैसा देते हो तो उसके बदले में आपको एक इंटरेस्ट पेमेंट या फिर कूपन पेमेंट मिलने वाला है, और वही कूपन पेमेंट आपको इतने ड्यूरेशन तक मिलेगा, और मैच्योरिटी डेट पे आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है। अब ये बॉन्ड्स दो तरीके के होते हैं, हाई यील्ड जंक बॉन्ड्स भी होते हैं, और दूसरा आपके इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स भी होते हैं। तो इन दोनों बॉन्ड्स के बारे में और पूरा बॉन्ड्स का एक डिटेल वीडियो हम बहुत जल्द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज में लाने वाले हैं। तो आपको बहुत जल्द बॉन्ड्स का भी पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्या होते हैं बॉन्ड्स, क्या ये सेफ है, क्या इसमें रिटर्न मिलता है या नहीं, कितने प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं, इस पे भी हम डिटेल वीडियो बहुत जल्द लाने वाले हैं। तो अब आप समझ गए डेब्ट फाइनेंसिंग क्या होता है। अब चलिए बात करते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग किसे कहते हैं। व्हाट इज इक्विटी फाइनेंसिंग? इक्विटी फाइनेंसिंग यानी कि हम कंपनीज आईपीओ रेस करती है, कंपनीज अपने कंपनी को हिस्सों में बांट देती है, अलग अलग शेयर्स के तौर पर बांट देती है। तो
तो उसे कहते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग, जहां पर कोई पैसा देता है और उसे कंपनी की बदले में हिस्सेदारी मिलती है और आगे जाके कल को जाके वो अपनी हिस्सेदारी बेचकर पैसा भी ले सकता है, उसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड भी कर सकता है। तो वो हो जाता है इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग जिसमें आप कर्जा लेते हैं, आप शेयर्स नहीं देते, आप उस पर इंटरेस्ट पे करते हो और एक टाइम के बाद आप उस कर्जे की अमाउंट जो पेएबल अमाउंट है, जिसको प्रिंसिपल अमाउंट कहा जाता है, वो मैच्योरिटी डेट पे लौटा देते हो। लेकिन इक्विटी फाइनेंसिंग में आप कर्जा नहीं लेते, आपको इंटरेस्ट नहीं देना है, लेकिन आप शेयर धारकों को डिविडेंड्स टाइम टू टाइम दे सकते हो। ये कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन कुछ कंपनीज डिविडेंड्स भी देती हैं, जिसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहा जाता है। अब हम समझने वाले हैं, डेट फाइनेंसिंग आप समझ गए, इक्विटी फाइनेंसिंग आप समझ गए। हाइब्रिड मॉडल एक ऐसा मॉडल जिसमें डेट फाइनेंसिंग भी हो रही है और इक्विटी फाइनेंसिंग भी हो रही है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से पहले आपको ये समझना होगा कि कॉस्ट ऑफ डेप्थ क्या होता है। कॉस्ट ऑफ डेप्थ, हमने डेप्थ लिया तो उसकी कॉस्ट, यानी कि हमने अगर किसी से कर्जा लिया तो उस पे हमें एक टाइम इंटरवल में इंटरेस्ट देना होता है, कूपन पेमेंट देनी होती है, जिससे हमने लोन लिया है। क्रेडिटर्स को हमें एक कूपन पेमेंट देनी होती है, जिस अमाउंट को कहते हैं कॉस्ट ऑफ डेप्थ, कि कर्जा लेने का पैसा, कॉस्ट ऑफ डेप्थ कहेंगे इसको। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि जो हम इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देते हैं, अपनी अर्निंग्स का एक हिस्सा हम डिविडेंड्स के तौर पे इन्वेस्टर्स को दे देते हैं, तो उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेप्थ को अगर ऐड कर देते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वैल्यू निकलकर आ जाती है। तो ये होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आशा करता हूं आप ये सभी चीजें विस्तार में समझ गए होंगे। बहुत अमेजिंग, बहुत मजेदार टॉपिक्स थे और आपको भी बहुत पसंद आए होंगे जो हमने आज डिस्कस किए। बैलेंस शीट के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में, कैश कंपनी के पास ज्यादा होने के फायदे और नुकसान के बारे में, और हमने जाना कि ये जो कैपिटल कंपनी रेस करती है उसके क्या मेथड्स होते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अगर तो हाँ, तो जरूर इसको ज्यादातर लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे ये नॉलेज सभी लोगों को मिल पाए, सभी लोग ये पहचान पाए कि अपने बिजनेस के लिए कैसा पैसे रेज करते हैं, क्या होता है बॉन्ड्स, कैसे टी बिल्स के दौरान आप अपने कैश को रेज कर सकते हो, अपने बिजनेस के लिए कैपिटल रेज कर सकते हो। ये सभी चीजें आपको और सभी लोगों को अपने बिजनेस में बहुत हेल्पफुल हो, इसलिए आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। आशा करता हूं आपका दिन बहुत मंगलमय जाए। आप अपना ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का, सभी लोगों का ख्याल रखिए। नमस्कार।